नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। आज हम देखने वाले हैं बायो-सावर्ट का नियम। फ्रेंड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये बायो-सावर्ट कुछ है इसमें, तो ये दोनों जो हैं वो साइंटिस्ट हैं और इन्हीं ने इस नियम के बारे में हमें बताया, इसलिए ये नियम इन्हीं के नाम पर दिया गया है। और ये एक नहीं है, ये दो हैं। ये बायो अलग है और सावर्ट अलग है। तो बायो और सावर्ट नाम के जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1820 में धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो नियम दिया है, उसी का नाम है बायो-सावर्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने हमको जो नियम दिया है, ये किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण है। देखिए, अल्पांश को समझिए। जैसे ये एक्स वाई लिया हमने एक तार, इसमें हमने प्रवाहित कर दी धारा आई, तो ये बन गया धारावाही चालक तार। अब इस धारावाही चालक तार का अल्पांश मतलब अल्प अंश, छोटा भाग। तो आपने इस तार पर ये ले लिया एक छोटा भाग ए बी। अब इस छोटे भाग ए बी, जिसकी लंबाई हमने डीएल मानी, डीएल बहुत सूक्ष्म लंबाई है डीएल। जो अल्पांश हम लेने वाले हैं, उस अल्पांश की लंबाई वास्तव में बहुत कम होती है, नगण्य होती है, ये बहुत सूक्ष्म है। तो इस सूक्ष्म लंबाई डीएल का नाम है अल्पांश। तो आप किसी तार के कारण डायरेक्ट किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी तीव्रता है, ये जो तार है, इस तार को जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये तिरछा हो गया, मुड़ गया, तो आप देख रहे हो यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बने जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एंगल पर भी ये तीव्रता डिपेंड करेगी। ये जो इसकी दूरी है, इस दूरी पर भी ये तीव्रता डिपेंड करेगी। तो चूंकि इस तार के इस बिंदु P की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के बदल जाने से, एंगल के बदल जाने से तीव्रता हमारी बदल जाती है। इसलिए हम एक साथ टोटल धारावाही चालक तार के कारण तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बायो-सावर्ट ने क्या किया, उस तार के किसी अल्पांश, उतना छोटा भाग जो कि इस P की पोजीशन के लिए कांस्टेंट है, मतलब इस पूरे भाग के लिए ये जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, ऐसा समझ लीजिए आप। उतना छोटा भाग लिया हमने, तो उस अल्पांश के कारण बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने का एक नियम दिया है, जिस नियम को बोलते हैं बायो-सावर्ट का नियम। तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, हमने एक्स वाई धारावाही चालक तार लिया है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर अल्पांश है ए बी, जिसकी लंबाई है डीएल, और इस अल्पांश के कारण हम जिस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसकी पोजीशन इस प्रकार है कि ये अल्पांश से एंगल बना रहा है थीटा, और इसकी दूरी है अल्पांश से आर। चूंकि डीएल छोटा अल्पांश, इसलिए तीव्रता भी छोटी ली डीबी। बी दिखाते हैं तीव्रता को, तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, लेकिन चूंकि अल्पांश के कारण है, मतलब सूक्ष्म डीएल है ये, इसलिए तीव्रता भी सूक्ष्म हो गई और डीबी से हम इसको दर्शाएंगे। तो बायो-सावर्ट का कहना है, ये जो तीव्रता है वो धारा पर, लंबाई पर, इस आर दूरी पर और थीटा पर, इन चारों चीजों पर डिपेंड करती है। और किस प्रकार करती है? तो तीव्रता धारा के समानुपाती है, मतलब धारा की प्रबलता आप बढ़ा देंगे, तीव्रता की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती है, अल्पांश की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, तीव्रता की वैल्यू बढ़ेगी। साइन थीटा के भी समानुपाती है। थीटा इसकी पोजीशन है, पोजीशन मतलब आप जैसे जैसे P को इसके पास लेते जाएंगे, जैसे ये पेन अभी इस डायरेक्शन में है, मैं इसको घुमाकर इस प्रकार कर दूं, थीटा जो एंगल है वो घटता जाएगा। यदि बिंदु P इस तार के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो एंगल होने का मतलब तीव्रता भी जीरो हो जाएगी। तो यदि बिंदु P इस तार पर ही स्थित होगा तो तीव्रता जीरो होगी,
और जैसे जैसे आप इसका एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहां पर हमने लिया है साइन थीटा। और फिर इसके बाद दूरी, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हम पहले से भी जानते हैं कि तीव्रता एक प्रकार का बल होती है। और जो कूलाम ने के नियम ने हमने पढ़ा है, कूलाम का नियम ने क्या बताया हमको कि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वहां हमने विद्युत बल पढ़ा था, ऐसा ही चुंबकीय बल होता है, इसलिए यहाँ तीव्रता भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सबको आप एक साथ लिख दीजिए, तो डी भी समानुपाती हो जाएगा आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समानुपात में क्या होता है, जो ऊपर वाले हैं सब ऊपर रह गए, नीचे वाला नीचे रह जाता है, बाकी सब इंटू हो जाता है। अब आप जब इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो लिया हमने के। अब ये जो कांस्टेंट के है, इसकी जो वैल्यू है वो मापन की पद्धति, मतलब एसआई सिस्टम में अलग, सीरीज सिस्टम में अलग, और माध्यम मतलब ये जो आपका पी है, इसके चारों ओर का माध्यम चेंज करेंगे तो भी तीव्रता बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि के बदल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो के कांस्टेंट हमारा है ये मापन की पद्धति और माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो किस माध्यम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले चले एसआई पद्धति में और वायु निर्वात में। तो एसआई पद्धति में वायु निर्वात में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या चीज है, तो आप याद करिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में जब कूलाम का नियम पढ़ा था वहां कांस्टेंट लिया था ए और उसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा एप्सिलॉन नॉट था वैसा ही यहाँ म्यू नॉट है। अंतर इतना है, एप्सिलॉन नॉट विद्युत में था जिसको हम विद्युतशीलता कहते थे, ये चुंबक में है, इसको हम चुंबकनशीलता कहते हैं। नॉट संकेत है वायु या निर्वात का। तो विद्युतशीलता का मतलब था कि वो माध्यम अपने में से विद्युत बल रेखाओं को गुजरने देगा या नहीं देगा, ये उसकी क्षमता है। तो ऐसे ही यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं को कोई माध्यम अपने में से प्रवाहित होने देगा अथवा नहीं देगा। अर्थात आप जिस माध्यम को ले रहे हैं उस माध्यम के आ जाने से ये जो चुंबकीय तीव्रता है ये बढ़ेगी या घटेगी, ये डिसाइड कौन करता है, ये चुंबकनशीलता। तो ये अलग अलग माध्यम की अलग अलग होती है। यहाँ लिया हमने वायु या निर्वात के लिए। तो यहाँ जो आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया है, यदि हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लें, संख्यात्मक मान लें, तो वो आएगा 10⁻⁷ और इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अब पेपर में अलग से आपसे पूछा जाता है कि बताओ म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी। तो आप देख रहे हो के की जो यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है और के की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो फिर म्यू नॉट की यूनिट भी क्या हुई, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अब अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप 4 पाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिया गुणा कर दीजिए। तो 4 पाई की जब यहाँ इंटू करेंगे आप, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, जिसको बोला जाता है वायु निर्वात की चुंबकनशीलता। अब यदि आपसे इसका विमीय सूत्र पूछा जाए तो आप इस मात्रक से इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। कैसे? ये है न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? बल की, फोर्स की। तो फोर्स का विमीय सूत्र mL/T-2। याद करिए। नीचे क्या लिखा है? ए क्या चीज है? एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? धारा का। आप जानते हैं धारा का जो मात्रक है वही संकेत विमीय सूत्र में होता है, तो ए का ही रहने वाला है। तो ऊपर हो गया mL/T-2, नीचे है a⁻², ये ऊपर गए तो mL/T-2 और a-2। तो अब आपने SI यूनिट में इस म्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप ये म्यू की वैल्यू भी याद रख लीजिए और के की वैल्यू भी। के का मान तो हमको यहाँ रखना पड़ेगा। तो जब ये आप यहाँ रखेंगे, तो जब हमने पहली बार में ये लिखा तो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चेक करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब यदि हम ये रखें 10⁻⁻7, तो आप के को हटाओ और इसको रख दो, तो 10⁻⁻7 आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आ गया। देखो 10⁻⁻7 आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे बना ली हमने? तो इस म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई की यूनिट आई थी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखिए यहां आप कैलकुलेशन आप करिए, मैं समझाकर चाह रहा हूं कि आप सॉल्व करें ताकि आप सीखें। मैं यहां सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, आई करंट, एम्पियर, तो एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? न्यूटन पर एम्पियर। डीएल लंबाई तो मीटर, आर स्क्वायर लंबाई ये भी मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया तो बचा केवल 1 अपॉन मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पहले था, ये बगल में आ गया मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो क्या बचा फिर? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये जो आपको इक्वेशन मिली है सेकंड इक्वेशन में, यही लाप्लास का नियम भी कहलाता है। लाप्लास एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, यही बात उन्होंने भी बताई, इसीलिए इसको लाप्लास का नियम भी कहते हैं। अब यदि हम माध्यम में पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो आप जानते हैं, हमने विद्युत में देखा था कि माध्यम का परावैद्युतांक होता है जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है। वहां पर आप परावैद्युतांक शब्द का जब प्रयोग करते थे तो उसको K से दिखाते थे, लेकिन जब हम आपेक्षिक विद्युतशीलता प्रयोग करते थे तो एप्सिलॉन R से दिखाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ म्यू R से दिखाएंगे। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ऑलरेडी है। अब यदि हम माध्यम में पहुंचे तो म्यू नॉट के बगल में म्यू R और आ जाता है, जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन R या परावैद्युतांक K आता था। अब यदि हम इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, म्यू अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं। नॉट क्या बताता है? वायु निर्वात, हमने नॉट हटा दिया तो माध्यम आ गया। न्यूटन पर एम्पियर इसकी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये है इसकी यूनिट, वो तो पहले से ही चली आ रही है। तो अब आप एक एक करके दोनों वैल्यू रखें। जब हमने K के स्थान पर ये वैल्यू लिखी तो म्यू नॉट इंटू म्यू R अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, समझ गए होंगे आप। अब ये K की वैल्यू यदि ये वाली रख दें तो क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट में। अब हम CGS में चलें तो CGS यूनिट आपकी बहुत अच्छी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें K की वैल्यू ओनली 1 होती है। तो अब अगर आप इस K की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर का क्या करेंगे? तो न्यूटन CGS में बन गया डाइन, एम्पियर बन गया एब एम्पियर, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हो गया। चलिए तो K की वैल्यू रख देते हैं हम 1। जैसे ही हमने 1 लिखा तो K हट गया, क्या बचा? आई डीएल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये भी याद कर लीजिए आप कि ये होती है गॉस या ऑस्ट्रेट। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है? गॉसिया ऑस्ट्रेट। ठीक है, तो अब आप गॉसिया ऑस्ट्रेट को CGS यूनिट में यूज किया करेंगे इनमें से किसी एक को, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है इसलिए आपको याद करना आवश्यक है। अब ऐसे ही माध्यम में चलें तो माध्यम की विशेषता क्या है? उसका अपना आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है। तो यदि वो आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू R हो तो क्या करें? तो देखिए ऐसे समझें, K की वैल्यू वायु निर्वात में यहाँ कितनी थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 10 की घात -7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब हम SI यूनिट में इसकी वैल्यू लेंगे तो 10 की घात -7 है, और CGS में 1। तो जब आप माध्यम में चले तो इस माध्यम वाली वैल्यू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया? 1। तो केवल क्या बचा? म्यू R। यह आ गया तो म्यू R आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर गॉसिया ऑस्ट्रेट। अब ये तीव्रता जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसकी दिशा कहाँ होती है? तो आगे हम कुछ नियमों के द्वारा देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तल के लंबवत होती है। किस तल के? जिसमें ये आपकी दूरी R आ रही है और ये तार रखा हुआ है, मतलब DL और R दोनों की कैसी होगी? लंबवत। तो लंबवत ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, कि डिपेंड करेगा धारा प्रवाह की दिशा पर। आगे वो नियम आएंगे, आप उसमें देखेंगे कि कैसे हम दिशा निकालते हैं। लेकिन यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस तरफ की ये जो राशियां हैं इनमें वेक्टर लगाना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि ये जो dl और r हैं, इनकी दिशा db की दिशा नहीं है, इनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दिशा कैसे दिखाएं? तो फिर हमको याद आया 11th में हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसमें डायरेक्शन आती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वही यूज हम यहाँ करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा क्या हो गया, ये जो साइन थीटा है, जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस में साइन थीटा आता है और डॉट करते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो अभी हमको क्या करना है, साइन थीटा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्रॉस करने के लिए दो राशियां होनी चाहिए ना, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर के कांस्टेंट, ए धारा अदिश राशि, डीएल पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। लेकिन अगर डीएल पर वेक्टर लगाएंगे तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो ये लिखा है आर, लेकिन इसका तो स्क्वायर है। तो फिर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस आर की डायरेक्शन लेंगे। तो आर की डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। 11th क्लास में हमने सदिशों के जो कई प्रकार पढ़े थे उसमें पढ़ा था आई कैप, जे कैप, के कैप, याद है? हाँ, जो कि एक्स, वाई और जेड अक्ष की डायरेक्शन बताते हैं। तो ऐसे यहाँ इस आर की डायरेक्शन बताएगा आर कैप और डीएल की डायरेक्शन वेक्टर डीएल। तो अब हमने फिर लिखा क्रॉस करके, तो क्या होगा, यहां से देखिए के आई डीएल, ये वेक्टर क्रॉस आर कैप। आर कैप क्या हो गया, आर की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस करेंगे तो डीएल का मॉड, आर का मॉड और साइन थीटा। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू जाएगी 1, तो डीएल साइन थीटा आपका आ जाएगा। तो एक फॉर्म तो ये हो गया। अब यदि हम इस आर कैप को पूरा खोल कर लिखें तो आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो ये वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर का मतलब आर की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका परिमाण, उसका संख्यात्मक मान, जिसको हम बगैर वेक्टर लगा भी दिखा सकते हैं, तो हो गया आर। तो अब यदि मैं इसका और इसका इंटू कर दूं तो ये बन जाएगा वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो ये होता है इसका सदिश रूप। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है। लेकिन पेपर में हमसे एक चीज और पूछी जाती है कि इस बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो अब हम 1 एम्पियर की परिभाषा को इसी बायो-सावर्ट के नियम से बनाएंगे। एक बार फिर इसको समझ लें कि बायो-सावर्ट के नियम में क्या लेना होता है। आपके पास एक धारावाही चालक तार है, सीधे तार के कारण हम तीव्रता ज्ञात नहीं करते हैं, तो बायो-सावर्ट ने हमको इसके अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करना सिखाया है, ठीक है। और उस तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, ये है। यदि हम SI यूनिट में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, तो अब बनाते हैं हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देखिए, 1 एम्पियर की डेफिनेशन इससे बनाने के लिए ये लिया हमने SI यूनिट में वायु निर्वात में जो हमारे पास फॉर्मूला था वो dB = 10⁻⁻7 I dl sin थीटा अपॉन r² न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इसमें यदि आप इस I की वैल्यू 1 एम्पियर लेना चाहते हैं तो dB की वैल्यू क्या होगी वो देखें। ये लिया हमने 1 एम्पियर, ये भी कर दिया 1 मीटर, ये 1 लाना है, थीटा कर दिया 90 डिग्री, R को कर दिया 1, ये 1 1 1 और 1, तब dB की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7। तो यदि हम तीव्रता को लेंगे 10⁻⁻7, ये dl जो अल्पांश की लंबाई लेंगे 1 मीटर, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू लेंगे हम 90 डिग्री। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, उस अल्पांश और उस बिंदु P की दूरी r की, और इस r दूरी को लेंगे 1 मीटर। तो फिर जो धारा हमको मिलेगी वो 1 एम्पियर मिलेगी। ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहती है, ये हमने यहाँ रख के देख लिया है। लेकिन अब हमको इसको शब्दों में जमाना है। तो शब्दों में जमाने के लिए हमने उस
तार से एक सर्किल बनाया, एक वृत्त बनाया। अब उस वृत्त का जो अल्पांश है, वृत्त का अल्पांश मतलब वृत्त का ये कोई भाग जो कि चाप कहलाता है, वृत्त का कटा हुआ भाग चाप, आर्क कहते हैं ना इसको। तो ए बी यहाँ जो अल्पांश है वो हो गया इस वृत्त के लिए चाप। अब हमको डीएल की लंबाई कितनी लेनी है, 1 मीटर दी, हो गया 1 मीटर लंबा चाप। ठीक है, अब आप जानते हैं यदि ये हमारा वृत्त है तो वृत्त के जो त्रिज्या जो होती है, ये वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि हम इस परिधि से उस बिंदु P की दूरी को हम R जो ले रहे हैं वो ऑटोमेटिक थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमारी हो जाएगी। ठीक, अब हम बिंदु को कहाँ लें, तो हमने बिंदु को ले लिया केंद्र पर, और केंद्र पर लिया तो ये जो R हुई वो त्रिज्या कहलाई, तो वो कितनी लेनी है हमको, 1 मीटर। तो R की वैल्यू यदि हमने 1 मीटर ली तो ये एक ऐसा चाप हो गया जिसकी लंबाई 1 मीटर है और त्रिज्या भी 1 मीटर है। तो अब इसको चाप कह देने मात्र से हमको ये नहीं बताना पड़ रहा है कि ये थीटा 90 है। क्यों, ये अंडरस्टूड हो गया कि चाप और त्रिज्या के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यदि आप एक ऐसा चाप ले रहे हैं जो कि 1 मीटर लंबा है और जिसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 मीटर, तो अब अगर आपने उसमें कोई धारा प्रवाहित की और वो धारा प्रवाहित करने पर इस बिंदु P जो कि केंद्र पर है, तो केंद्र पर यदि 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो फिर इस धारा की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अतः 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले, ये 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले चाप में प्रवाहित करने पर केंद्र पर 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन यदि हम इस तरीके को नहीं लेते हैं और बाकी इन सबको शब्दों में जमाते हैं, डेफिनेशन तब भी बन सकती है, लेकिन ये एक कॉमन डेफिनेशन है और मुझे उम्मीद है कि जो आप इनको अलग अलग रखकर बनाएंगे ये उससे आसान डेफिनेशन है। तो प्रयास करें, ये आपको समझ में आ जाएगी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।